हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ के सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। अब देखिए, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपका मेनली बेस्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि भाई जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम ये समझेंगे। साथ में समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनता कैसे है, कौन बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, डेमोक्रेटिक जो देश होते हैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से वैल्यूज़ होते हैं, कौन से आइडियल्स होते हैं, और क्या हम आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूरत पड़ने पर बदलाव कर सकते हैं। ये सारी कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पर इस चैप्टर में हम समझेंगे। अब देखिए, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में अगर आप वीडियो को जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं तो 1.25x पर या फिर 1.5x पर आप देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर आपको सेटिंग मिल जाएगा, जहां मैं बैठा हूं यहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे एक देश के साथ जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का आपने नाम सुना होगा, अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका के देश के साथ हमारे देश का भी मैच होता है, ठीक है। अब भाई देखो, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भाई जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर भी क्या चलता है, क्रिकेट चलता है। इंडिया में भी क्या चलता है, क्रिकेट चलता है। अब ये जो दोनों देश हैं यहाँ पर क्रिकेट चलता है, लेकिन हमारा अमेरिका में उतना पॉपुलर नहीं है, यूरोप के देशों में पॉपुलर नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है? इसका रीज़न ये है कि जो इंडिया में जैसे अंग्रेज आकर शासन कर रहे थे, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेज आकर शासन कर रहे थे, इसलिए दोनों देशों में यही खेल जो क्रिकेट है वो काफ़ी पॉपुलर हो गया, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और अब हम टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक कौन सा है? साउथ अफ्रीका के बारे में, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। कि साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन की क्या स्थिति थी, देश की क्या स्थिति थी। यहां पर देखिए, नेल्सन मंडेला जो हैं, उनका एक स्पीच के साथ आपको शुरुआत किया गया है। अब ये नेल्सन मंडेला हैं कौन? देखिए, आपका जो साउथ अफ्रीका था, मैंने कहा कि साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेजों का शासन था, लेकिन इंडिया से जब 1947 में अंग्रेज जा रहे थे, तब यहां पर क्या हुआ था, सारे अंग्रेज चले गए थे और सारा जो ताकत था, सरकार था, वो इंडियंस का हो गया था। हम लोग वोट देते थे और हमारा सरकार बनता था, आज भी बनता है। लेकिन जब वहां पर अंग्रेज गए, मतलब कि साउथ अफ्रीका को जब अंग्रेजों ने छोड़ा, तो उसमें से बहुत सारे जो अंग्रेज थे वो साउथ अफ्रीका में ही बस गए, वहीं घर ले लिया, वहीं पर रहने लगे। और उन्होंने क्या कर लिया, साउथ अफ्रीका के गवर्नमेंट को अपना कंट्रोल में ले लिया। समझ गए? गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में ले लिया। और वहां पर जो वाइट लोग थे, वाइट लोग वो क्या करने लगे, वाइट रेजीम चलाने लगे। मतलब क्या, अंग्रेजों का शासन वहां पर था, लेकिन वो अब यूरोप से कंट्रोल नहीं हो रहा था, बल्कि साउथ अफ्रीका में बैठे हुए अंग्रेज जो थे वही कंट्रोल कर रहे थे। अब क्योंकि वो इंग्लैंड के नहीं थे, वो साउथ अफ्रीका में ही बस गए थे, इसलिए उनको अब अंग्रेज नहीं कहा जाने लगा, बल्कि कहा जाने लगा, वाइट कहा जाने लगा। अब वाइट मतलब यहां पर क्या होता है, देखिए यहां पर देखिए, ये आपको ब्लैक लोग हैं। ब्लैक लोग मतलब ब्लैक किसको कहते हैं? जो अफ्रीका के मूल निवासी होते हैं, जिनका स्किन का कलर डार्क होता है, ब्लैक होता है, उनके लिए ब्लैक वर्ड यूज किया जाता है कि भाई ये ब्लैक कम्युनिटी है। वाइट कौन? जो यूरोप के गोरे गोरे एकदम वाइट चमड़ी वाले लोग होते हैं, उनके लिए वाइट टर्म यूज किया जाता है। और हम जैसे जो इंडियंस हैं, जिनका स्किन का कलर ना तो ब्लैक होता है ना तो वाइट होता है, बीच में कहीं स्किन टोन होता है, जैसे कि येलो हो गया, ब्राउन हो गया, डार्क ब्राउन हो गया, ये कलर जो होता है स्किन का, इनको कलर्ड कहा जाता है। जैसे कि इंडियंस, हम जो हैं, हम कलर्ड हैं, हम ना वाइट है ना ब्लैक है, हम लोग मिक्स कलर्ड हैं, ठीक है। तो ये आपको स्थिति है। तो ये जो वाइट लोग थे, जो कि इंग्लैंड के थे, तो इंग्लैंड की सरकार ने तो वहां से अब खुद को आजाद कर लिया कि भाई हम लोग अब यहां पे नहीं जानते कि साउथ अफ्रीका में क्या होगा। लेकिन कुछ वाइट लोग, मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए 100 लोग आए थे इंग्लैंड से जो कि कंट्रोल कर रहे थे साउथ अफ्रीका को, इसमें से 20 लोग अफ्रीका में ही रहने लगे और अफ्रीका में सरकार चलाने लगे। और इसी को कहा गया अफ्रीका में क्या, अपार्थीड रेजीम, मतलब या फिर वाइट रेजीम। तो यहां पर अगर हम देखें तो वाइट रेजिम का मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो अंग्रेज साउथ अफ्रीका में ही बस गए और वहां पर अपने कंट्रोल से सरकार चलाने लगे, तो उस सरकार के लिए वर्ड यूज किया गया वाइट रेजिम या फिर अपार्थीड रेजिम।
अब ये अपार्थीड क्या है वो हम आगे देखेंगे, ठीक। अब वैसे हम फोकस करते हैं नेल्सन मंडेला पर। देखिए, जो मैंने कहा कि वाइट रेजिम साउथ अफ्रीका में चलने लगा था, वाइट रेजिम जो था वो काफी डिस्क्रिमिनेशन करता था। डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ? जैसे यहां पर वाइट लोग हैं ना, तो वाइट के अलावा जितने भी ब्लैक हैं, जितने भी कलर्ड साउथ अफ्रीका में थे, सभी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था कि भाई कहीं पर वाइट अगर बैठा हुआ है तो साथ में आप नहीं बैठिएगा, अगर जो वाइट इलाका है तो वहां पर ब्लैक आदमी जा नहीं सकता है, वाइट बीचेज हैं तो वहां पर आपके जो ब्लैक कम्युनिटी या फिर कलर लोग हैं, इंडियंस वगैरह या फिर अफ्रीका के मूल निवासी, वो लोग जा नहीं सकते। जैसे एग्जांपल अगर आप देखें तो यहां पर कहता है कॉशन बीवेयर ऑफ नेटिव्स। नेटिव्स मतलब कौन? ये ब्लैक लोग। इसके आगे यहां पर एक बोर्ड लगाया हुआ है बीच पर कि डेंजर नेटिव्स, इंडियंस, कलर्ड, इफ यू एंटर दिस प्रीमिसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड मिसिंग, आर्म्ड गार्ड्स शूट ऑन साइट, सैवेज डॉग्स डेवर द कॉप्स। मतलब क्या हुआ? देख सकते हैं किस हद तक भाई डिस्क्रिमिनेशन होता था कि भाई किसी भी तरीके से बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता था। तो ये आपको डिस्क्रिमिनेशन जो था इसके काफी सारे लोग विरोध कर रहे थे। उन विरोध करने वाले लोगों के लीडर थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का ये एक स्पीच का हिस्सा दिया गया है कि ये कहते हैं कि आई हैव फाउट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन, यानी कि अंग्रेजों के दमनकारी जो व्यवस्था है, अंग्रेजों का जो कब्जा है, उसके खिलाफ मैंने लड़ाई की है, और साथ में मैं फाइट कर रहा हूं ब्लैक डोमिनेशन। मतलब क्या? इनका कहने का मतलब क्या था? इनका कहने का मतलब था कि भाई देखो, अभी तो वाइट रेजिम चल रहा है हमारे देश में। हमारे देश में क्या है, जो वाइट लोग हैं वो ब्लैक लोगों के साथ, कलर्ड लोगों के साथ बहुत तरीके के भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है ना कि इनको पलटकर हम देश में ब्लैक रेजिम लेते आए और साथ में क्या करें, और साथ में हम लोग कल से जाकर वाइट लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है भाई? इनका कहना था I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons living together in harmony and with equal opportunities। मैंने जिंदगी भर तमन्ना की है कि क्या होगा कि भाई मैं एक ऐसे समाज का निर्माण करूंगा या फिर करना चाहता हूं जहां पर सभी लोग एक साथ रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, सभी लोगों को बराबर का दर्जा मिले, बराबर का सम्मान मिले, किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो, मिक्स हो, कोई भी हो। और ये जो आइडियल है, इसी आइडियल के लिए मैं जीता हूं और इसी आइडियल को मैं अचीव करना चाहता हूं, और अगर ज़रूरत पड़े तो इस आइडियल के लिए मैं अपना जान देने के लिए भी तैयार हूं। ये नेल्सन मंडेला का कहना था, ठीक है। अब यहां पर यही कहा जा रहा है कि दिस वाज नेल्सन मंडेला, यानी जो शब्द आपने पढ़े ये नेल्सन मंडेला के शब्द थे। अब ये जो नेल्सन मंडेला थे, मैंने आपको कहा कि व्हाइट रेजिम के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो व्हाइट रेजिम जो थी उनको ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए नेल्सन मंडेला के ऊपर देशद्रोह का केस करके और उनको जेल में डाल दिया गया, आजीवन कारावास के लिए, मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए 1964 में। अब 1964 में इनको क्या किया गया? जेल में डाला गया। क्यों? क्योंकि ये अपार्थीड रेजीम का विरोध कर रहे थे। अपार्थीड क्या है हम नीचे देखेंगे, ठीक है। और वहां पर ये 28 सालों तक जेल में कैद रहे, साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक जेल में, जिसका नाम है रॉबिन आइलैंड, जो कि क्या है, एक प्रकार का जेल है, साउथ अफ्रीका का सबसे खतरनाक जेल। जो मैंने आपको बोर्ड दिखाया था, साइन बोर्ड, वही बोर्ड यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई किस हद तक क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। यहां पर यही चीज यहां देखिए और भी साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई देखो, डरबन सिटी में अंडर सेक्शन 37 द डरबन बीच बाई लॉज द बाथिंग एरिया इज रिजर्व्ड फॉर द सोल यूज ऑफ मेंबर्स ऑफ वाइट रेस ग्रुप। यानी जो गोरे लोग हैं ना, अंग्रेज लोग हैं, सिर्फ वही यहां पर नहा सकते हैं, दूसरे लोगों की एंट्री यहां पर बैन है। यही चीज यहां पर लिखा गया है। तो ये क्या दिखा रहा है? एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन दिखा रहा है। किसके खिलाफ? वाइट और बाकी लोगों के खिलाफ। कि मतलब इस बीच पर कौन आएगा? सिर्फ और सिर्फ वाइट कम्युनिटी के लोग आएंगे, वाइट कम्युनिटी के बच्चे या फिर बूढ़े आएंगे, और दूसरे ब्लैक लोग या फिर इंडियंस या फिर कोई और इलाके का व्यक्ति वहां पर एंटर नहीं कर सकता है। अब यहां पर टॉपिक हमारे सामने क्या आ जाता है? स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड। तो हम समझते हैं कि भाई ये अपार्थीड क्या है।
अपार्थीड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। अपार्थीड एक प्रकार का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी रेश वंश के आधार पर जो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इसका एक सिस्टम था जो कि साउथ अफ्रीका में चलता था। और कहीं ये चीज़ नहीं था, लेकिन साउथ अफ्रीका में था। जैसे कि हमारे देश में क्या है, हमारे देश में कास्ट सिस्टम है। तो कास्ट सिस्टम क्या है, सिर्फ हमारे देश में है। ऐसा नहीं है कि यूरोप में आपको कास्ट सिस्टम नहीं मिलेगा, साउथ अफ्रीका में कास्ट सिस्टम नहीं है, कहीं नहीं है, हमारे देश में। उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में क्या है, साउथ अफ्रीका में आपका अपार्थीड रेजिम था, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर कानून वगैरह काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं। अब यहां पर यह कानून लागू किसके द्वारा किया गया था, तो वाइट यूरोपियंस के द्वारा लागू किया गया था। मैंने आपको कहा ना कि अंग्रेज तो चले गए, सरकार चली गई, अंग्रेज की सरकार अब साउथ अफ्रीका की सरकार को कंट्रोल नहीं करती थी, लेकिन यहां पर जो वाइट लोग थे, वाइट लोग वो यहां पर रह गए और वही सरकार चलाने लगे और अपना सरकार इन्होंने बैठा लिया। यहां पर यही लिखा गया है कि 17th और 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, यूरोप के कंपनीज आई थी यहां पर कब्जा कर लिया। इंडिया के जैसा इंडिया पर कब्जा हुआ था वैसे यहां पर भी कब्जा किया। लेकिन इंडिया में क्या हुआ था कि जो व्हाइट्स थे वह वापस चले गए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में बड़ी संख्या में व्हाइट्स जो थे वहीं पर बस गए और वहीं के रूलर बनकर, वहीं के एलिट क्लास बनकर रहने लगे। और ये जो अपार्थीड जो था, ये एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन वाला सिस्टम था, जहां पर जो लोग हैं उनको स्किन कलर के आधार पर, रंग के आधार पर क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। और इसको रंग भेद भी हम कहते हैं, हिंदी में रंग भेद शब्द यूज किया जाता है इसके लिए। यहां पर कहता है कि द नेटिव पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। जो मूल निवासी हैं साउथ अफ्रीका के, उनका स्किन का कलर ब्लैक होता है और वो साउथ अफ्रीका के करीब 75%, 3/4 75% पॉपुलेशन का हिस्सा है। मतलब पॉपुलेशन का 75% ब्लैक्स हैं और इन पॉपुलेशन को क्या कहा जाता है, ब्लैक कहा जाता है। और इनके अलावा दो प्रकार के और लोग रहते हैं। पहले तो मिक्स्ड रेसेस, यानी जो ब्लैक और वाइट के मिक्स हो गए, या फिर इंडियंस हो गए, या फिर और लोग हो गए, ये आपको कहे जाते हैं कलर्ड। मतलब कि एक तो दो हो गए, पहला तो मिक्स रेस, इनको कलर्ड कहा जाएगा, और दूसरे जो कि इंडिया या फिर और भी जगहों से वहां जाकर बस गए हैं। ठीक है। अब जो वाइट रूलर्स थे, यानी कि जो वाइट लोग थे, वाइट लोग वो जितने भी नॉन वाइट थे, चाहे आप इंडियन हो, चाहे आप मिक्स रेस के हो, चाहे आप ब्लैक हो, सभी को क्या किया जाता था, इंफीरियर ट्रीट किया जाता था। और यहां तक कि जो वोटिंग राइट्स थे वो भी नॉन वाइट को नहीं दिए जाते थे। मतलब एक बार शॉर्ट में समरी करें तो भाई क्या हुआ, अंग्रेज गए लेकिन कुछ अंग्रेज वहीं रह गए, कुछ अंग्रेज वहीं रह गए, तो क्या हो गया, वाइट लोग जो वहां पर रह गए इनको वोटिंग राइट मिला हुआ था, ये लोग अपना सरकार चलाते थे। ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव होता था, साथ में कलर्ड लोगों के साथ भी भेदभाव होता था, किसी को बराबर का दर्जा नहीं मिलता था, और वोटिंग राइट भी सिर्फ इनको प्राप्त था, इनको भी नहीं था और इनको भी नहीं था। तो ये सारी कुछ बातें हो गई। बेसिक अपार्थीड रेजिम क्या था, अपार्थीड नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन स्किन कलर यूनिक टू साउथ अफ्रीका। ये अगर आपसे पूछे तो आप आसानी से यहां से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर कहता है कि द अपार्थीड सिस्टम वाज पार्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक्स, यानी कि जितना फोकस अपार्थीड रेजिम में ब्लैक पर किया गया था उतना कि आपके इंडियंस या फिर मिक्स रेसेस पर नहीं किया गया था। दे वेयर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दी हैड अ परमिट, यानी कि वाइट एरिया में उनको रहने का परमिशन नहीं था, वाइट एरिया में उनको एंट्री लेने के लिए परमिट लेना होता था। ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीच, स्विमिंग पूल, जो भी आप पब्लिक प्लेस सोच सकते हैं, सारे जितने भी पब्लिक प्लेस होते थे वो वाइट और ब्लैक के लिए सेपरेटेड होते थे। मतलब कि वाइट के लिए अलग, ब्लैक के लिए अलग। अब ट्रेन वगैरह में ये सिस्टम नहीं होता था। ट्रेन में क्या होता था ना कि जैसे अगर कोई सीट है, सीट पर अगर कोई बैठा हुआ है, कोई अगर मान लीजिए ब्लैक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो अगर कोई वाइट व्यक्ति वहां आ गया तो इस ब्लैक को क्या करना पड़ेगा, ये इस जगह को छोड़कर, सीट को छोड़कर उठना पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत तरीके से भेदभाव होता था। ठीक है। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन।
इस चीज को क्या कहा जाता था? सेग्रीगेशन। कि भाई व्हाइट और ब्लैक सभी को अलग अलग रखो, दोनों साथ में एक कम्युनिटी एक साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द व्हाइट वर्शिप्ड, यानी कि व्हाइट कम्युनिटी के लोग, गोरे लोग जहां जिस चर्च में जाते थे वहां पर ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को जाने की परमिशन नहीं दी जाती थी। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, और साथ में एसोसिएशन बनाने पर, ग्रुप बनाने पर, समूह बनाने पर भी एक तरीके से बैन था। ब्लैक लोग ग्रुप बनाकर आंदोलन भी नहीं कर सकते थे। लेकिन आगे चलकर 1950 से क्या होने लगा, जितने भी ब्लैक थे, कलर्ड थे, इंडियन थे, सभी जो थे वो इस अपार्थाइड सिस्टम का विरोध करने लगे। ये लोग कई तरीके के मार्च करने लगे, कई तरीके के स्ट्राइक करने लगे, बहुत तरीके से विरोध होने लगा इस अपार्थाइड सिस्टम का। और जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था, अब ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्या है? ये एक प्रकार का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था। मतलब क्या हुआ? मतलब कि देश, देखिए मान लीजिए देश है, देश में 10 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। 10 ऑर्गेनाइजेशन विरोध कर रहे हैं सरकार का, तो सब अलग अलग कर रहे हैं, तो भाई इफेक्टिव नहीं होता है। तो इनको मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया जिसमें कि सारे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आकर विरोध करते थे, और इसको कहा गया क्या? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब यहां पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये क्या कर रहा था? इस तरीके के जितने भी सेग्रीगेशन के पॉलिसीज थे उनके खिलाफ स्ट्रगल कर रहा था, आंदोलन कर रहा था। इसमें कई तरीके के वर्कर्स यूनियन थे इस ग्रुप में शामिल, कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी, और भी बहुत तरीके के लोग मतलब जो भी विरोध करना चाहते थे वो भी विरोध करते थे। और बहुत सारे व्हाइट लोग जो कि इस सिस्टम को पसंद नहीं करते थे वो भी इस ग्रुप में शामिल होकर सरकार के इस सिस्टम का विरोध करते थे। लेकिन क्या हुआ, इसके अलावा बहुत सारे देश भी जो थे वो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि भाई आपके देश में ये सिस्टम बहुत खराब है, आपके देश में डेमोक्रेसी नहीं है, बराबर का अधिकार नहीं है, बहुत तरीके से गलत है, इसको हटाइए, बहुत गड़बड़ ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इन चीज़ों के बावजूद भी जो सरकार थी, जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, वो क्या करती थी? वो एक तरीके से लोगों को डिटेन करती थी, टॉर्चर करती थी, हजारों की संख्या में लोगों की हत्या तक कर देती थी, चाहे वो ब्लैक हो, कलर्ड हो, मतलब जो भी सरकार का विरोध करता था उनको हत्या तक कर दिया जाता था। तो एक तरीके से जो साउथ अफ्रीका है वहाँ का आपने पॉलिटिकल सिचुएशन देखा कि वहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था, किस तरीके से वहाँ पर अपार्थाइड रेजिम चल रहा था, भेदभाव वाला पूरा एक नियम कानून सिस्टम चल रहा था। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि बदलाव कैसे आया, सिचुएशन कैसे बदला। तो टॉपिक हमारे सामने आ जाता है टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। नए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ, अब हम ये जरा सा देख लेते हैं। तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा कि जितने भी लोग थे जो कि ब्लैक थे या फिर कलर्ड थे वो क्या कर रहे थे? विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। किस चीज़ का? वाइट रेजिम का विरोध कर रहे थे, अपार्थाइड सिस्टम का विरोध कर रहे थे। तो जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ने लगा, स्ट्रगल बढ़ने लगा अपार्थाइड के खिलाफ, तो सरकार जो थी, यानी कि जो वाइट रेजिम था, अपार्थाइड रेजिम था, उसको ये समझ में आया कि भाई अब मामला संभलने वाला है नहीं, तो अब क्या करना होगा? अब किसी तरीके से इनको संभालना होगा और किसी तरीके से क्या करना होगा? कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या किया, जो वाइट रेजिम था यानी जो अपार्थाइड सिस्टम था उसमें कुछ चेंजेस किए गए, पॉलिसीज बदले गए, जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे यानी भेदभाव वाले जितने भी कानून थे उन कानूनों को वापस ले लिया गया। और इसके साथ ही आगे चलकर जो पॉलिटिकल पार्टीज पर भी बैन था पहले, वो बैन हटा दिया गया, मीडिया पर से रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए, और 28 साल की जेल के बाद नेल्सन मंडेला को जेल से बाहर रिहा किया गया, आजाद किया गया। और इसके बाद आगे चलकर 26 अप्रैल 1994 1994 26 अप्रैल को क्या हुआ कि नए सरकार ने शपथ ग्रहण लिया, यानी कि नया सरकार जो था वो आ गया था, और देश साउथ अफ्रीका का नया नेशनल फ्लैग भी आ गया, और देश का नाम हुआ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। समझ गए? और यहां पर इस तरीके से दुनिया में एक नए डेमोक्रेसी का जन्म हुआ, डेमोक्रेटिक कंट्री का जन्म हुआ, जिसका नाम क्या हुआ? रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। जो अपार्थाइड रेजिम थी, अपार्थाइड गवर्नमेंट थी, उसकी समाप्ति हो गई, यानी कि जो भेदभाव वाले जितने भी कानून थे वो सारे खत्म कर दिए गए, और अब यहां पर अफ्रीका में क्या बन गया? मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। मतलब क्या? पहले क्या था कि वोट कौन देता था? वाइट लोग देते थे। सरकार में कौन बैठता था? वाइट लोग बैठते थे। सरकार किसकी थी? वाइट की सरकार थी, वाइट के लिए। ब्लैक लोगों, मिक्स रेस के लोगों का कोई वहां पर काम नहीं था, कोई वैल्यू नहीं था।
ठीक है। लेकिन अब क्या था, अब वोट देने का अधिकार व्हाइट के अलावा ब्लैक लोगों को भी मिल गया, कलर के लोगों को भी मिल गया, इसके अलावा मिक्स रेस के लोगों को भी मिल गया, सबको मिल गया भाई, जो नागरिक है सबको अधिकार मिल गया। तो इस तरीके से अफ्रीका में यह बदलाव आया और इस तरीके से यह पूरा बदलाव हुआ, मतलब प्रोटेस्ट वगैरह की वजह से, और सरकार ने भी बात मान लिया उस वजह से। अब यहां पर आगे जो नेल्सन मंडेला हैं, उनका एक जो भाषण हम कह सकते हैं या फिर उनकी बात यहां पर लिखी गई है, कहा जा रहा है, हिस्टोरिकल एनिमीज succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other। यानी कि जो आज के पहले तक एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, वो लोग अब एक पीसफुल नेगोशिएशन पर आ चुके हैं और एक साथ बैठने के लिए, एक साथ रहने के लिए तैयार हो चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम सभी यानी कि साउथ अफ्रीका के जितने भी लोग हैं, सभी एक दूसरे में अच्छाई देखने और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। माई विश इज दैट साउथ अफ्रीकन्स नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस, दैट दे चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बींग्स इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। मेरा मानना है, यानी कि नेल्सन मंडेला का मानना था कि भाई देखो, साउथ अफ्रीका के जो नागरिक हैं वो आगे चलकर भी अच्छाई का साथ नहीं छोड़ेंगे और अच्छी जो आदतें हैं, बिहेवियर है, उस पर विश्वास रखेंगे और ह्यूमन बीइंग्स और साथ में जो एक इंसानियत है उसको जिंदा रखेंगे और यही हमारे डेमोक्रेसी का एक आधार बनेगा। आगे क्या हुआ? आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power। यानी कि जब नई सरकार बन गई, वाइट रेजिम खत्म हो गया, अपार्थीड रेजिम खत्म हो गया, तो जितने भी ब्लैक लीडर थे, जैसे कि नेल्सन मंडेला थे और भी जितने लीडर थे जो कि आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, आंदोलन को लीड कर रहे थे, उन्होंने अपनी जनता से, ब्लैक जनता से और मिक्स रेस की जनता से अपील किया कि भाई देखिए, अभी तक जो हुआ सो हुआ, जितना भी भेदभाव हुआ, अब क्या कीजिए, आप लोग माफ़ी दे दीजिए जितने भी वाइट हैं उनको, ताकि हम आगे एक अच्छा सुखी जीवन और अच्छे से देश को चला सकें। They said, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women, on democratic values, social justice and human rights। इन्होंने अपील किया अपने देश की जनता से कि आइए एक ऐसे साउथ अफ्रीका का निर्माण करते हैं जहां पर इक्वालिटी एक बेसिस हो और साथ में जितने भी रेस के लोग हैं, चाहे वो वाइट हो, ब्लैक हो या फिर इंडियन हो या फिर किसी और देश के हों या फिर मेन है, वोमेन है, सभी को क्या मिले, बराबर का अधिकार मिले और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हम अपने देश में लागू करें, सोशल जस्टिस और साथ में ह्यूमन राइट्स को हम फॉलो करें। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू द ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सैट टुगेदर टू ड्रा अप कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो पार्टी, यानी जो लोग सरकार में बैठकर ब्लैक लोगों के खिलाफ एक तरीके से प्रताड़ना कर रहे थे और जो लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, यानी कि कौन लोग, एक तरफ वाइट कम्युनिटी, एक तरफ ब्लैक कम्युनिटी, ये आपस में एक साथ ये लोग बैठे और आपस में क्या किया, नेगोशिएशन कर लिया कि भाई किस तरीके से हम आगे देश चलाएंगे और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनना चाहिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए दोनों कम्युनिटी के लोग साथ बैठे और साथ मिलकर इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 2 साल तक के डिस्कशन के बाद और डिबेट के बाद दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया जो कि साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए आया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने अपने नागरिकों को, अपने देश के नागरिकों को उतने अधिकार दिए जो कि दुनिया के किसी भी देश में नहीं दिए गए थे। अगर देखें तो यहां पर ये जो चीज था, इसमें क्या हुआ कि इन्होंने, यानी कि ब्लैक और वाइट कम्युनिटी ने साथ मिलकर क्या किया, जितने भी प्रॉब्लम थे उनको, उनका सॉल्यूशन निकाला और ये बात ध्यान रखा कि किसी को एक्सक्लूड ना किया जाए, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, किसी को एक शैतान के रूप में ना दिखाया जाए। और उन्होंने एक तरीके से आपस में एग्रीमेंट किया, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लोग थे सभी लोग साथ बैठकर कहा कि भाई देखो, हर व्यक्ति को इस सॉल्यूशन का हिस्सा लेना होगा और उन्होंने जो भी पहले किया उसकी माफ़ी, अब जो होगा वो अच्छा होगा, सारा अच्छा होगा। और इसी वजह से
जो आपका प्रियम्बल है साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको स्पिरिट को शो करता है, जो कि पेज नंबर 28 में दिखाया गया है। अब 28 पेज नंबर आगे है, तो वो बहुत आगे है, वो आप अपने बुक में खोलकर वीडियो को पॉज करके खुद से चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो आगे यहां पर कुछ बातें और लिखी गई हैं। क्या लिखा गया है यहां पर? कहता है कि द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर दुनिया के सभी लोग प्रभावित होते हैं। जितने लोगों का विश्वास लोकतंत्र में है, डेमोक्रेसी में है, वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की मिसाल देते हैं। और यहां पर एक ऐसा देश जिसको 1994 से पहले अनडेमोक्रेटिक कहकर पूरी दुनिया गाली देती थी, उस देश को एक तरीके से अब मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मॉडल माना जाने लगा कि भाई डेमोक्रेसी देखना है तो साउथ अफ्रीका का देखो, इस देश में क्या है। समझ गए? व्हाट मेड दिस चेंज पॉसिबल was the determination of people of South Africa to work together to transform bitter experiences into the binding glue of Rainbow Nation, speaking on South African Constitution mental said। यानी कि ये चीज़ पॉसिबल क्यों होने पाया? ये पॉसिबल होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई जो वाइट कम्युनिटी और ब्लैक कम्युनिटी के लोग थे, ये लोग साथ बैठे, साथ डिस्कशन किया, एक दूसरे की बातें सुनी, जैसी हर कम्युनिटी को जो भी डर था, आशंका था, उसको दूर किया गया और तब जाकर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन सामने आया। अब यहां पर जो नेल्सन मंडेला है, उनकी बात यहां पर लिखी गई है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। On the one hand, it is solemn pact in which we, as South African, declare to another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal, and repressive past. But it is more than that. It is also chartered for the transformation of our country into one which truly shared by all its people। मतलब कि भाई देखो, पहले जो हुआ वैसा फिर से नहीं होना चाहिए। अब हम ऐसा देश बनाएंगे जहां पर सभी लोग इक्वालिटी से रहेंगे, एक साथ शेयर करेंगे, सभी लोगों का कंट्री होगा, बराबर होगा, सभी लोगों को कलेक्टिव बिलोंगिंग या फिर एक अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना आनी चाहिए, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो, मेन है, वुमेन है, कुछ भी हो, किसी की तरीके से भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं टॉपिक 2.2। लेकिन इसके पहले अगर आप चाहें तो ये चीज़ पढ़ के चेक योर प्रोग्रेस पढ़ के आप खुद को चेक कर सकते हैं कि भाई आप एक तरीके से क्या कीजिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट से कंपेयर कीजिए और सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज आप एक तरीके से बताइए। अब यहाँ पर आगे हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पर टॉपिक में आपको समझना है कि किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत होती है। हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, साउथ अफ्रीका को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ गई कि भाई जब नया सरकार बनने लगा तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ये क्यों हुआ, ये चीज़ समझते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल को लेकर ही अगर हम समझें तो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा इस चीज़ को समझना, क्योंकि साउथ अफ्रीका के बैकग्राउंड को हमने समझ लिया है। तो यहाँ पर एक बात है कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जो साउथ अफ्रीका देश था वहाँ पर जो ऑपरेसर थे, यानी कि जो प्रताड़ित कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, लोगों का दमन कर रहे थे, यानी कि जो वाइट लोग थे और जो लोग ऑपरेस हुए थे, जिनके साथ भेदभाव हो रहा था, रंग भेद हो रहा था, प्रताड़ना हो रहा था, जो कि ब्लैक कम्युनिटी या फिर और अदर लोग थे, ये सभी लोग जो थे, इन्होंने तय किया 1994 में कि भाई अब हम लोग क्या करेंगे, साथ रहेंगे, इक्वल होकर रहेंगे, बराबरी का लोकतंत्र सिस्टम फॉलो करके रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये आपको सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन होता बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, वाइट लोगों ने ब्लैक लोगों को कई सालों तक, कई दशकों तक बहुत प्रताड़ित किया है, कई लोगों को मार तक दिया था, हत्याएं कर दी थी हजारों की संख्या में। तो क्या ब्लैक कम्युनिटी इतनी आसानी से माफी दे देगी, छोड़ देगी, इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ हाँ आज से चलो हम लोग भाई लोग? ऐसा होगा क्या भाई? बात है कि विश्वास कैसे होगा कि भाई ब्लैक लोग जो हैं वो वाइट लोगों पर किसी भी तरीके से बदला लेने का काम नहीं करेंगे, या फिर ब्लैक लोगों को यह विश्वास कैसे होगा कि वाइट लोग फिर से अपार्थीड सिस्टम लागू करने की कोशिश नहीं करेंगे? ये कैसे प्रूफ होगा, ये कैसे विश्वास होगा दोनों कम्युनिटी को एक दूसरे के ऊपर? तो यहां पर इस डर की वजह से, या फिर जो भी इन्होंने 1994 में आपस में डील किया, यानी कि कैसा देश आगे चलाना है, इसको एक हम कह सकते हैं कानूनी रूप देने के लिए यहां पर
क्या किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया जाता है। यहां पर यही चीज है कि भाई देखो, यहां पर कि भाई देखो, जो चीज है दोनों कम्युनिटीज का, मैंने बता दिया कि दोनों कम्युनिटीज में क्या डर है। तो यहां पर इसी चीज को, जैसे कि यहां पर आपको एग्जांपल दिया गया कि जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग थे वो ये चाहते थे कि भाई जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है वो किसी भी तरीके से आगे चलकर छेड़छाड़ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। वहीं जो वाइट कम्युनिटी के लोग थे वो चाहते थे कि उनके प्रिविलेजेस और उनके प्रॉपर्टी को ना छीना जाए, उनके साथ कुछ गलत व्यवहार ना हो। तो दोनों के जो डर थे, दोनों के जो डाउट थे, उन दोनों के डाउट और डर को क्लियर करने का काम एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता था। ठीक है, यहां पर कहता है कि आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टीज एग्रीड टू अ कॉम्प्रोमाइज। द वाइट्स एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड दैट वन पर्सन वन वोट। यानी कि नेगोशिएशन करने के बाद जो वाइट कम्युनिटी के लोग थे वो लोग एग्री हो गए कि चलो क्या करते हैं, वन पर्सन और वन वोट हो जा, मतलब कि जितने लोग उतना वोट। मतलब क्या हुआ, ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी लागू होगा, रियलिटी में डेमोक्रेसी लागू होगा। देश का हर नागरिक वोट करेगा और उसके वोट से सरकार बनेगा। इसके साथ ही जो वाइट कम्युनिटी थी वो बेसिक राइट्स के लिए तैयार हो गई, पुअर के लिए, वर्कर्स के लिए। और साथ में जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग थे वो इस बात के लिए एग्री कर गए कि भाई मेजोरिटी रूल एब्सोल्यूट नहीं होगा। मतलब कि भाई हम लोग 80% है ना ब्लैक कम्युनिटी के लोग, तो कल जाके 20% जो है वाइट कम्युनिटी, उनको जाकर कल पीट देंगे, सबको मार के भगा देंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिलेगा, किसी के साथ कोई भी बदले की भावना से काम नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। इस बात को दोनों कम्युनिटी ने एग्री कर लिया। समझ गए? अब यहां पर आगे कहते हैं यही चीज कि भाई जो मेजोरिटी है यानी कि जो ब्लैक कम्युनिटी है ये कभी भी वाइट कम्युनिटी के प्रॉपर्टी वगैरह को छीनने की, लेने की कोशिश नहीं करेगी। और ये कॉम्प्रोमाइज इजी नहीं था, ये कॉम्प्रोमाइज करना बहुत मुश्किल था। लेकिन बात है कि ये कॉम्प्रोमाइज तो दो कम्युनिटी के लीडर्स ने आपस में कर लिया, ये रियलिटी में लागू कैसे होगा, ये रियलिटी में फॉलो कैसे होगा? तो यहां पर इस चीज के लिए यहां पर गारंटी का सवाल है कि भाई आगे क्या गारंटी है कि 20 साल बाद, 20 ईयर्स लेटर, जो ब्लैक कम्युनिटी है वो वाइट कम्युनिटी पर कोई गड़बड़ वाली बात नहीं करेगी, हमला नहीं करेगी, या फिर वाइट कम्युनिटी फिर से अपार्थाइड लाने की कोशिश नहीं करेगा। इसकी क्या गारंटी है? तो इस चीज को, गारंटी को लाने के लिए क्या हो सकता है कि हम कुछ जो बेसिक रूल्स है ना, जो हमने तय किए हैं, साउथ अफ्रीका ने 1994 में जो रूल्स तय किए, उन रूल्स को हम लिख लें। भाई लिख लें कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और इन्हीं रूल्स के हिसाब से क्या होगा, आगे की सरकारें चलेंगी, आगे का पूरा सिस्टम चलेगा। और इसी रूल को फॉलो करना होगा, जो भी सरकार में आएगा या फिर नहीं आएगा, सभी देश के सभी लोगों पर यही रूल लागू होगा। और ये जो रूल्स होते हैं ये जनरली क्या होते हैं कि भाई किस तरीके से रूलर्स देश में चुने जाएंगे, और इसके साथ ही रूलर्स जो है वो चुनकर आएंगे तो सरकार कैसे चलाएंगे, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। यही कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं, और इन्हीं रूल्स को यहां पर लिखने की बात की जा रही है। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, और वो है राइट्स ऑफ द सिटीजन, यानी कि नागरिकों के अधिकार। हर एक व्यक्ति को क्या अधिकार मिलेगा यह भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। समझ गए? अब यहां पर एक और चीज इसमें होता है, क्या होता है भाई कि भाई देखो हमने रूल्स तो लिख दिए, क्या रूल्स लिख दिए कि रूलर कैसे चुना जाएगा, रूलर रूल कैसे करेगा, इसके साथ ही जो राइट्स हैं सिटीजन के वो कैसे, क्या होंगे, कैसे होंगे, ये तो हमने लिख दिया। लेकिन मान लीजिए कि कोई आया रूलर, कोई जीत कर आया चुनाव, उसने सारे कानून ही बदल दिए, तब क्या, रूल्स तो खत्म, सारे स्वाहा। तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा भी प्रावधान होता है कि जो व्यक्ति सरकार में आएगा वो रूल्स को आसानी से चेंज नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल है। साउथ अफ्रीका में भी ऐसा ही किया गया कि जो विनर है यानी जो जीत कर आएगा वो आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता है, रूल्स को चेंज नहीं कर सकता है। समझ गए? और ये चीज होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है, उसके ऊपर कोई भी कानून नहीं होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब में आप अपने देश में कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है।
समझ गए? कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज अलाउ है उसी के हिसाब से देश में कानून बनेंगे, उसी के हिसाब से आपका एक्शन होगा, उसी के हिसाब से देश में सारी चीजें होंगी। समझ गए? अब बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम सिर्फ साउथ अफ्रीका में नहीं होता है, दुनिया के सब देश में है, हमारे देश में भी है कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और हर एक कंट्री में क्या है, डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ लोग हैं, मतलब अलग अलग समाज के अलग अलग तबके के लोग हैं, और उनका रिलेशनशिप हो सकता है कि अफ्रीका जैसा ना हो। जैसे कि हमारे देश में भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, तो कई तरीके के लोग हमारे देश में भी रहते हैं। लेकिन हमारे देश में भाई वैसी स्थिति तो नहीं है, जहाँ पर अपार्थाइड सिस्टम वाला है स्थिति वैसा तो नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा एक तरीके से सिचुएशन अफ्रीका जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी अलग अलग कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं। तो ये कम्युनिटी जो है ये इनके बीच में ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, सबके डिज़ायर अलग अलग हो सकते हैं। तो इनके बीच में भी सामंजस्य बैठाने के लिए, एक तरीके से ट्रस्ट डेवलप करने के लिए और एक सेट ऑफ रूल्स होना जरूरी है। समझ गए? तो यहां पर यही कहता है कि कोई देश डेमोक्रेटिक हो या ना हो, जितने भी देश हैं उनमें आपको क्या मिलेगा, कुछ सेट ऑफ रूल्स मिलेंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। लगभग सभी देशों में कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको कि आप तोड़ नहीं सकते हैं, या फिर जिनके हिसाब से आपको चलना होता है। यहां पर समझ गए कि भाई क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा हर देश में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, बेसिक सेट ऑफ लॉ होता है जिसके हिसाब से देश चलता है। और ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये आपका सुप्रीम लॉ होता है, उसको आप किसी भी कंडीशन में तोड़ नहीं सकते हैं। अब यहां पर एक और बात कही गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका एक कंट्री के लिए हो। जहां पर भी डेमोक्रेसी की बात आती है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे कि आपके इलाके में अगर कोई क्लब है, कोई कमेटी बनती है कि भाई चलो दुर्गा पूजा करते हैं, कमेटी बनाते हैं, तो वहां पर भी चुनाव वगैरह होते हैं, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। अगर आपके इलाके में कोऑपरेटिव कुछ है तो वहां पर भी रूल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काम आता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक प्रकार का बेसिक सेट ऑफ रूल है जिसके हिसाब से कोई कंट्री चलती है। समझ गए? हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे देश का सुप्रीम लॉ है, बेसिक सेट ऑफ रूल है। आप कुछ भी कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों को आप नहीं तोड़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखी गई है उसके खिलाफ आप जाकर एक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो यहां पर यही कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटेन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल होता है, बेसिक सेट ऑफ रूल, जो कि एक देश में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, फॉलो किया जाता है। यहां पर आगे कहता है कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी एंड ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बताता है कि उस देश में जो लोग होंगे उनके बीच में कैसा रिलेशन होगा। जैसे हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहां पर इक्वालिटी की बात की गई है। मतलब क्या, देश के सभी नागरिक क्या हैं, बराबर हैं, चाहे वो कानून के मामले में हो, चाहे वो जॉब के मामले में हो, चाहे सोसाइटी में रहने के मामले में हो। तो ये क्या, ये कैसा रिलेशन है, ये लोगों के बीच का रिलेशन है। मेरा और आपका कैसा रिलेशन है, इक्वालिटी का रिलेशन है। समझ गए? इसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि सरकार नागरिकों के साथ क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, नागरिक क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। कैसे भाई? तो हमारे देश में कुछ बेसिक राइट्स दिए गए हैं, तो सरकार कुछ भी करके इन कानूनों को, राइट्स को मुझसे नहीं छीन सकती है। ये सरकार और मेरा रिलेशन बताता है। समझ गए? अब यहां पर बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या फायदे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फायदा है। तो सबसे पहला तो चीज है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक प्रकार का ट्रस्ट डेवलप करता है अलग अलग समाज के अलग अलग प्रकार के लोगों के बीच में। मतलब देश के हर नागरिक को यह विश्वास है चलो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। क्यों नहीं गलत होगा? क्योंकि सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वही चीज होगा। तो क्या होगा, मेरे को टेंशन नहीं है, मेरे को हाँ भाई तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेज, चलो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार कैसे बनेगी, चुनाव कैसे होगा, कोई चुनाव जीतकर कैसे आएगा और किसके पास कितना पावर होगा, कौन सा डिसीजन लेने का पावर होगा, यह भी बात कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है।
तीसरा कहता है इट लेज डाउन लिमिट ऑन पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के पावर पर भी लिमिट लगाता है कि सरकार जनता के साथ क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। हर एक नागरिक को क्या देती है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स देती है। समझ गए। अब इसके बाद आगे चौथा बात क्या है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन उस देश के लोगों के एस्पिरेशन को दिखाता है कि भाई उस देश के लोग किस प्रकार के समाज में रहना चाहते हैं, कैसे देश का निर्माण करना चाहते हैं। ठीक है, आगे यहां पर कहता है कि ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक। हो सकता है कि किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन हो और वहां पर डेमोक्रेसी ना हो। एग्जाम्पल भाई चाइना में कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन चाइना डेमोक्रेसी नहीं है। समझ गए। लेकिन अगर कोई देश डेमोक्रेटिक है तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही। आप कोई भी देश ऐसा नहीं खोज सकते हैं जो कि डेमोक्रेसी है लेकिन वहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होता ही है। समझ गया। यहां पर कहता है बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन द अमेरिकन्स गिव देम कॉन्स्टिट्यूशन। जब ब्रिटेन से अमेरिका आजाद हुआ तो अमेरिका के लोगों ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जब रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रांस के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसके बाद ये एक तरीके से प्रथा चल गई है कि हर एक देश क्या है, अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, लिखित संविधान बनाता है। अब इसके बाद आगे हमारे सामने टॉपिक आ जाता है 2.3। ये टॉपिक क्या है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे देश का संविधान कैसे बना, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ये अब हम देखने वाले हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। इसके पहले हमने साउथ अफ्रीका की बात कर ली कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। हमने पूरा सिस्टम या फिर पूरे कंडीशन देख लिया, प्रोसेस देख लिया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई साउथ अफ्रीका में बहुत एक तरीके से टेंस सिचुएशन था। क्या टेंस सिचुएशन था कि भाई वहाँ पर लोगों के बीच में ट्रस्ट नहीं था। लोग जो थे वो एक तरीके से काफ़ी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते थे, बहुत टफ सिचुएशन था। उसी तरीके से जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो इंडिया में भी काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस थे। उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न ये था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब इंडिया जो था बहुत ह्यूज और डाइवर्स कंट्री था, आज भी है, लेकिन उस समय का सिचुएशन बहुत अलग था। कैसे अलग था, उसका रीज़न ये था कि उस समय के जो लोग थे या फिर उस समय का पूरा जो सोसाइटी था, पूरा कंट्री था, वो कंट्रोल किया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। अंग्रेज़ों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था और उसके बाद देश आज़ाद हो रहा था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पर जो देश था उसमें कई तरीके की परेशानियां थी। जैसे वहां पर प्रिंसली स्टेट भी हुआ करते थे, मतलब बहुत सारे इलाके पर राजाओं का शासन था। अंग्रेज जो थे वो सभी जगहों पर डायरेक्टली खुद से शासन नहीं करते थे, बहुत सारे इलाकों में राजाओं का शासन चलता था। समझ गए। तो यहाँ पर वो भी परेशानी थी। और यहाँ पर जब देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय क्या हुआ था, उस समय यहाँ पर कंट्री जो था उसका पार्टीशन हो गया, मतलब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए रिलीजन के आधार पर। और यहाँ पर एक तरीके से ये सिचुएशन बहुत ही हार्श सिचुएशन था इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लोगों के लिए। क्यों, क्योंकि करीब 10 लाख की संख्या में लोग मारे गए थे और बहुत सारे मतलब करोड़ों की संख्या में लोग बेघर हो गए थे। और इसके अलावा क्या हुआ था, बहुत बड़े स्तर पर वायलेंस वगैरह भी हुआ था। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम था कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जा रहे थे तो जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनके लीडर्स को, उनके रूलर्स को, राजाओं को ये आज़ादी दी गई थी कि वो चाहे तो इंडिया के साथ रहें, चाहे तो जाकर पाकिस्तान में मिल जाएं, या फिर चाहे तो अलग अपना इंडिपेंडेंट देश भी बना सकते हैं। सभी प्रकार के क्या किए गए थे, उनको आज़ादी या फिर छूट दिए गए थे। अब ये जो प्रिंसली स्टेट थे इनको भारत में शामिल कराना एक बहुत बड़ा समस्या था, वो बहुत मुश्किल से हुआ था। और इसमें भी डाउट था कि कोई देश भारत के साथ आएगा या नहीं आएगा, इसमें भी कोई श्योरिटी नहीं थी। कई सारे जो राज्य थे, कई सारे राजा जो थे वो भारत के साथ शामिल नहीं होना चाहते थे। तो यहाँ पर इस तरीके की बहुत सारी परेशानियां चल रही थी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था इंडिया का, उस समय कि भाई इंडिया का भविष्य क्या होगा, इंडिया एक देश टिकेगा कि भी नहीं, ये भी पता नहीं था। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनको ये भी डाउट था कि भाई कहीं देश के कई टुकड़े ना हो जाएं, कई इलाके अलग देश ना बन जाए। बहुत तरीके के उनके सामने डाउट थे, परेशानियां थी। समझ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले लोग थे उनको बहुत तरीके के प्रॉब्लम को झेलना था, बहुत तरीके के डाउट या फिर सिचुएशन को देखना था। आज जैसे हम इंडिया के ऊपर प्राउड करते हैं और एकदम कॉन्फिडेंट कि यार इंडिया को क्या होगा, इंडिया को
को, लेकिन उस समय था डाउट, बहुत प्रॉब्लम था कि भाई कहीं इंडिया टूट नहीं जाए, कोई इलाका अलग देश ना बन जाए, कोई भाग नहीं जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, देश में दंगा ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, या फिर कुछ, मतलब बहुत तरीके के डाउट थे वहां पर, बहुत तरीके के प्रॉब्लम थे, समझ गए। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे कि भाई द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको हम देखते हैं। अब यहां पर देखिए, साउथ अफ्रीका में हमने क्या देखा था। साउथ अफ्रीका में कहानी था कि वहां पर जो ब्लैक कम्युनिटी और वाइट कम्युनिटी के लोग थे, वो जब तय हुआ कि भाई अब ये अपार्थीड सिस्टम नहीं रहेगा, तब बैठे कि चलो अब डिस्कशन करते हैं कैसा संविधान बनेगा। लेकिन इंडिया में इस चीज को लेकर डाउट नहीं था। क्यों डाउट नहीं था? उसका कारण यह था कि जब इंडिया आजाद हो रहा था, तो जब इंडिया आजाद हो रहा था उसी समय एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। मतलब लोगों के बीच में यह तय हो चुका था कि जब देश आजाद होगा तब कैसा देश बनना चाहिए, यह लोगों के बीच में कंसेंसस बन चुका था। मतलब जितने भी आपके फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल लोग थे, वो पहले से ही तैयारी कर रहे थे कि भाई जब देश आजाद होगा तो कैसा हम संविधान बनाएंगे, कैसा नियम कानून होगा, कैसे देश चलेगा। इन सभी चीजों के बारे में जो फ्रीडम स्ट्रगल में काम करने वाले लोग थे, सभी लोग जो थे वो एक तरीके से तैयार थे, पहले से ही सोचकर उन्होंने रखा था। और इन चीज को देखते हुए कि भाई जब फ्रीडम स्ट्रगल में देश को देखा, सोसाइटी को देखा, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशन है, कैसे हैंडल किया जाए, तो उससे ये जो सारी चीजें थी वो पहले से ही क्लियर थी। और यहां पर इसके लिए भी आपको एक तरीके से जो अलग अलग प्रकार के लोग थे, उनके अलग अलग विचार थे, उनके बीच में कई तरीके के शार्प डिफरेंसेस थे। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, सभी लोग आपस में मिले जुले, बातचीत हुआ, डिस्कशन हुआ, और एक सेट ऑफ रूल पर सभी लोग राजी हो गए। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर एग्जाम्पल बताया गया कि 1928 में ही, मतलब आज़ादी से करीब 19 साल पहले ही, जो मोतीलाल नेहरू थे और इसके अलावा 8 दूसरे कांग्रेस लीडर जो थे, उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार किया था। मतलब कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया था। 1931 में जो कराची सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहां पर यह डिस्कशन किया गया था कि भाई इंडिया जब आज़ाद होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनेगा, इस पर डिस्कशन हुआ था। और इसके साथ ही यहां पर ये जो दोनों डॉक्यूमेंट हैं, और इन दोनों डॉक्यूमेंट में यानी कि चाहे वो आपका मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कराची सेशन में बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात किया गया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। मतलब कि देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग किसी का भी हो, उनको वोट का क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा। समझ गए? हर एक व्यक्ति को राइट टू फ्रीडम दिया जाएगा, राइट टू इक्वालिटी दिया जाएगा, और साथ में जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे। ये एक तरीके से क्या था, ये आपको पहले से ही कंसेंसस बन चुका था कि हमें ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में रखना है। समझ गए? तो इसलिए जो कुछ बेसिक वैल्यूज थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सभी लीडर्स के द्वारा पहले से ही एक्सेप्ट कर लिए गए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने से पहले ही, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के प्रोसेस से पहले ही तय थे कि भाई हमारे देश का संविधान कैसा होना चाहिए। समझ गए? अब इसके साथ एक और चीज था कि जितने भी इंडियन लीडर्स थे जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल थे या फिर पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस में पहले एक्टिव थे, उनको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी काफी सारा एक्सपीरियंस हो गया था। कैसे? क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार थी यहां पर, उन्होंने कई तरीके के यहां पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन शुरू किए थे। जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने यहां पर वोटिंग की व्यवस्था शुरू की थी। जैसे आज अब विधानसभा वगैरह होता है ना, विधानसभा लोकसभा होता है, उसी तरीके की कुछ व्यवस्थाएं अंग्रेजों के जमाने में भी शुरू की गई थी। लेकिन उस समय वोटिंग का अधिकार सभी लोगों को नहीं दिया गया था, कुछ लोगों को दिया गया था। और यहां पर कई सारे लेजिस्लेचर बनाए गए थे, और 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए चुनाव भी हुए थे। जैसे कि हमारे देश में राज्य वगैरह होते, वैसे ही प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हुआ करते थे अंग्रेजों के टाइम में, उसके लिए चुनाव वगैरह भी होते थे। और मिनिस्ट्रीज में ये लोग जाकर जो चुन कर आते थे वो जाकर बैठते भी थे। तो इनको काफ़ी एक तरीके से आइडिया हो चुका था, नॉलेज हो चुका था कि मिनिस्ट्री कैसे काम करती है, सरकार कैसे काम करती है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया हो चुका था। और ये जो पूरे सिस्टम थे अंग्रेजों के टाइम में, वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं थे। बस हाँ, दिखाने के लिए भाई चुनाव वगैरह होते थे, उतना कोई इन लोगों के पास पावर नहीं होता था। समझ गए? ये ऐसा मत समझिएगा कि अंग्रेजों के जमाने में डेमोक्रेसी थी इंडिया में, नहीं थी। वो बस दिखाने के लिए थोड़ा मोड़ा था कि हाँ चलो आओ
घूम लो फिर लो इस तरीके से। लेकिन जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहा, और किस तरीके से लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, कैसे काम होना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारे देश में कैसा इंस्टीट्यूशन होगा, क्या होगा, इसके लिए एक तरीके से लोगों को काफ़ी मदद मिली। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लीडर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनके बारे में काफ़ी डिटेल यहाँ पर साइड में दिया गया है, तो आप साइड में खुद से देखते चले। मैं यहाँ पर मेन चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ, उनके बारे में आप खुद से पढ़ लें। समझ गए? तो यहाँ पर आगे बढ़ें तो यहां पर कहा जाता है कि दैट इज वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसीलिए हम देखते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो 1935 का जो कानून था अंग्रेजों का, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे संविधान में भी एक्सेप्ट कर लिया गया, और यहां पर हमें दिखता है कि अंग्रेजों के बहुत सारे कानून भी हमारे देश में अभी भी लागू हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनके बारे में एक्सपीरियंस लोगों को था, बहुत अच्छे कानून थे, मतलब काम लायक कानून थे, इसलिए उनको रख लिया गया। आगे यहां पर कहता है कि ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डिलिब्रेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट। कई सालों तक मैंने कहा ना कि लोग जो थे वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि भाई कैसा कानून होना चाहिए, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, देश आज़ाद होगा तो क्या होना चाहिए, बहुत तरीके के लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो लीडर्स थे उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया कि वो दूसरे देशों से भी सीखें कि भाई किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान होने चाहिए। और यहाँ पर इस चीज़ को लागू भी किया गया। बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित थे, और इसी तरीके से जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है उससे प्रभावित थे, यूएस में जो बिल ऑफ राइट्स था उससे प्रभावित थे। तो इन सभी चीज़ों को उठाकर हमारे देश के कानून में भी क्या किया गया, ला दिया गया, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ला दिया गया। बहुत सारे जो लोग थे वो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन से प्रभावित थे, रशिया के सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन से। इसलिए यहाँ पर आप देखते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय में यहाँ पर इंडिया में सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, सोशलिज्म के कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा लागू किया गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था कि सभी लोग सिर्फ फोटोकॉपी करने में लगे हुए थे, दूसरे देशों को फॉलो करने हुए लगे थे। नहीं, हर चीज़ को सोच समझकर विचार करके इंडिया को क्या ज़रूरत है, इस हिसाब से हर कानून को यहाँ पर लागू किया गया था या फिर अपनाया गया था। समझ गए? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जितने भी फैक्टर्स थे जो कि ऊपर हमने बात किए, वो सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रभावित करने के लिए या फिर एक तरीके से आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। अब इसके बाद हमारे सामने क्या आता है? इसके बाद आता है नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा। वो सभा जिसने मीटिंग करके बातचीत करके हमारे देश का संविधान बनाया, उस सभा के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर यही पूछा जा रहा है, हु देन वेयर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश के संविधान को बनाने वाले लोग कौन थे? तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर कुछ लीडर्स के नाम आपको दिए गए हैं, जैसे कि जयपाल सिंह के बारे में, या फिर आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर एच.सी. मुखर्जी के बारे में, सभी इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में आपको साइड में बताया गया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। समझ गए? तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस था उसमें क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, मतलब एक रफ आइडिया तैयार किया कि चलो ड्राफ्ट बनाते हैं, देखते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो ये ड्राफ्ट बनाने का जो काम किया गया ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा किया गया, जो जिनको कि क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि हिंदी में हम क्या कहते हैं, संविधान सभा। संविधान सभा हम कहते हैं। संविधान सभा मतलब वो सभा, वो असेंबली जिसने संविधान का निर्माण किया था। अब ये जो संविधान सभा थी, इसके लिए लोग चुनकर कहां से आए थे? इसके लिए इलेक्शन हुए थे। कब हुए थे इलेक्शन? जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए थे। और इसका पहला मीटिंग कब हुआ था? दिसंबर 1946 में हुआ था। इसके तुरंत बाद हमें पता है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी जो है ये दो हिस्सों में बट गई। एक जो थी वो इंडिया के लिए हो गई और दूसरी हो गई पाकिस्तान के लिए।
ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो कि इंडिया के लिए संविधान बना रही थी, उसमें टोटल 299 मेंबर्स थे, 299 मेंबर्स थे। और यहां पर असेंबली ने काफी सारे मीटिंग्स करके, मतलब कि काफी सारे डिस्कशन, काफी सारे मीटिंग्स करके 26 नवंबर 1949 1949 में क्या किया, संविधान को निर्माण कर दिया, संविधान को क्या कर दिया, तैयार कर लिया। ठीक है। अब यहां पर आगे चलकर कहा जाता है कि 26 जनवरी 1950 में जो संविधान है उसको लागू किया गया था। और इसी दिन को एक सेलिब्रेशन के रूप में हम क्या करते हैं, 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी हमारा देश क्या बन गया, एक रिपब्लिक बन गया। वैसे यहां पर रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ये जरा सा आप लोग कमेंट करके बताइए कि रिपब्लिक आखिर होता क्या है। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि रिपब्लिक का डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स अगो। अब भाई सवाल उठता है कि ठीक है, चलो आज के 60 साल 70 साल पहले बहुत सारे लोगों ने मीटिंग करके हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, तो उसको अभी हम काहे फॉलो करें, हम काहे वो कानून माने, वो तो बना था 70 साल पहले। अभी तो भाई पूरा दुनिया बदल गया, सब चीज़ बदल गया, तो अभी हम काहे फॉलो करें। तो उसका रीज़न ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ वहाँ पर 299 जो मेंबर्स थे उनके आइडियाज़ को सिर्फ ये दिखा रहा था, नहीं। इसको एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है हमारे देश के जनता के द्वारा बनाया गया है। कैसे भाई, तो ये जो 299 लोग हैं ना, इनको जनता ने चुन करके भेजा था संविधान सभा में, और ये जनता द्वारा चुने गए लीडर थे, और इनको भेजा था जनता ने। तो इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनाया किसने, हमारे देश की जनता ने संविधान बनाया। मतलब क्या हुआ, भारत की जनता के द्वारा बनाया गया संविधान है ये। 299 या फिर संविधान सभा के द्वारा बनाया गया कानून नहीं है, संविधान नहीं है। समझ गए। अब इसका एक और ये मतलब होता है कि अगर आप संविधान सभा को देखें तो संविधान सभा में क्या है कि अलग अलग प्रकार के लोग थे, मतलब हर भाषा के, हर धर्म के, हर जाति के, हर इलाके के लोग वहां पर बैठे हुए थे, जो कि अपने इलाके की ज़रूरतों के हिसाब से अपने इलाके के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को संविधान सभा में रख रहे थे, और जो भी डिमांड्स थे, जो भी ज़रूरत थी, उसको वहां पर रखकर सभी बातों पर डिस्कशन किया जा रहा था। तो यानी कि देश के हर समाज, हर तबके, हर इलाके के, हर भाषा के लोगों की बात वहां पर पहुंची थी, और हर चीज पर डिस्कशन हुआ था। और उससे क्या हुआ साबित, इससे यह साबित हुआ कि जितने भी सोशल ग्रुप हैं, जितने भी इलाके हैं, सभी को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक तरीके से उनकी जरूरतों को या फिर उनकी इच्छाओं को पूरा करता है। मतलब क्या हुआ, मतलब कि हमारे देश के संविधान जो है वो देश की जनता द्वारा बनाया गया, और देश के हर एक इलाके के हर व्यक्ति के बातों का ख्याल रख के बनाया गया। अब यहां पर एक और चीज बताया जा रहा है कि देखिए कई सारे ऐसे देश हुए हैं जिनको कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखना पड़ा है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे बेसिक सेट ऑफ रूल्स थे जिसको जो जनता को एक्सेप्टेबल नहीं थे, या फिर जनता के बहुत बड़े हिस्से को एक्सेप्टेबल नहीं थे। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ है। हमारे देश में छोटी मोटी बातों पर लोग भले ही कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल उठाते हैं या फिर चाहते हैं कि क्या किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिया जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत बड़े ग्रुप ने कोई एक तरीके से विरोध नहीं किया है। सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। समझ गए। तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, हमारे देश की जनता को आज भी अवेलेबल है। यहां पर लेकिन एक चीज है कि जिस समय ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो चुनाव हुए थे उसमें जो ये 299 मेंबर्स चुने गए थे, इनके लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। मतलब कि सभी जनता ने जाकर वोटिंग वगैरह नहीं किए थे, उस समय ऐसी व्यवस्था लागू नहीं थी। तो यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि भाई देश के जनता ने चुना ही नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय में जितने भी आप अगर देखें, जितने भी लीडर्स आए थे वो अलग अलग इलाके को, अलग अलग क्षेत्र को, अलग अलग भाषा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अलग अलग जाति धर्म सभी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहां पर क्या था, सभी प्रकार के ग्रुप के लोग मौजूद थे। मेनली अगर आप देखें तो जो पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि इस पूरी
पूरे सिस्टम में या फिर पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लीड कर रही थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि इसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स चुनकर आए थे। लेकिन जो कांग्रेस जो थी, ऐसा नहीं था कि उसमें एक ही जैसे सभी लोग थे, नहीं, उसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग विचार वाले अलग अलग तरीके के लोग थे, जो कि एक तरीके से अलग अलग पॉइंट या फिर अलग अलग ओपिनियन रखते थे। और जो असेंबली थी उसमें बहुत सारे मेंबर्स ऐसे थे जो कि कांग्रेस के साथ मतलब कांग्रेस के साथ राजी नहीं थे या फिर दूसरे लोगों के साथ राजी नहीं थे। तो सभी लोग जो थे वहां पर जो असेंबली थी उसमें एक तरीके का डिबेट या फिर डिस्कशन या फिर बहुत तरीके के नोक-झोंक वगैरह भी हुआ करते थे। और यहां पर वही चीज कहा गया जो मैंने कहा कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें अलग अलग लैंग्वेज, ग्रुप, कास्ट, क्लास, रिलीजन, ऑक्यूपेशन सभी के ग्रुप के लोग मौजूद थे। तो यहां पर कहा जा रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी चुना जाता या फिर उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से भी चुना जाता तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसा था वैसा ही रहता। इसके बाद अगर है एक और बात यहां कही गई है कि द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव्स सैंक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से क्या मिलता है, बहुत अच्छी एक हम कह सकते हैं हम सम्मान हम कह सकते हैं कि मिलता है। ठीक है, आगे कहा जाता है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो काफी ओपन होकर डिस्कशन कर रही थी हर चीज के बारे में। यानी कि क्या किया गया, एक तरीके से ऐसा सिस्टम अपनाया गया जहां पर हर लीडर, हर मेंबर अपनी बात को आज़ादी से किसी भी कानून पर कोई भी बात रख सकता था। यानी कि क्या किया गया, हर किसी को डिस्कशन के लिए राजी किया गया, हर कोई भी सवाल किसी मुद्दे पर उठा सकता था, उस पर डिस्कशन होता और उसके बाद ही किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता। सबसे पहले क्या किया गया, कुछ बेसिक प्रिंसिपल को डिसाइड किया गया और उस पर सभी लोग राजी हो गए। उसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया जिसको कि B.R. अम्बेडकर लीड कर रहे थे। आपको पता होगा इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था, यानी कि एक बेसिक सेट ऑफ रूल बनाया था जिसके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो डिस्कशन करेगी, डिबेट करेगी, फिर क्या ऐड करना है, क्या हटाना है, इस चीज के ऊपर व्यवस्था करके उसके बाद एक्सेप्ट करेगी। तो B.R. अम्बेडकर ने क्या किया और उनकी टीम ने क्या किया, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर लिया। इसके बाद कई सारे राउंड्स हुए, डिस्कशन हुए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, हर एक क्लॉज को, हर एक कानून को क्या किया, डिस्कस किया गया। इसके साथ ही 2000 से भी ज्यादा अमेंडमेंट्स की बात रखी गई और इसके साथ ही आगे चलकर 114 दिनों तक, 3 साल में 114 मीटिंग्स हुए, मतलब 114 दिनों तक मीटिंग्स वगैरह हुए, डिस्कशन हुए, हर एक चीज के बारे में, हर एक वर्ड के बारे में क्या हुआ, मतलब हर एक जो क्लॉज है कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ और उसके बाद जाकर उसको एक्सेप्ट किया गया। अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितनी भी बात रखी गई, जितना भी डिस्कशन हुआ, जो भी डॉक्यूमेंट वहां पर रखा गया, उसको यहां पर इसको रिकॉर्ड रखा गया है और प्रिजर्व करके रखा गया है और इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के रूप में कहा जाता है। और ये करीब 12 वॉल्यूम्स में है, यानी कि 12 मोटी मोटी किताबें हम कह सकते हैं। और ये डिबेट जो है वो क्यों रखा जाता है, वो इसलिए रखा जाता है कि जब कभी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी कानून को लेकर विवाद हो गया कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का कानून कहता है ये, दो लोग कहते हैं कि नहीं अलग अलग मीनिंग कहता है, तो वहां पर उसका मीनिंग समझने के लिए हमेशा इस जो 12 बल्कि वॉल्यूम्स हैं इनको देखा जाता है कि भाई कोई कानून क्यों ऐड किया गया था, इसका मतलब क्या है, और इससे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट या फिर एक तरीके से समझने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, वो है 2.4 गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे देश के संविधान को कौन से वैल्यूज लीड कर रहे थे। अब यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर कहता है कि इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। आगे चलकर हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ खास टॉपिक्स या फिर कुछ खास प्रोविजंस की बात करेंगे। एट दिस स्टेज लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। यानी कि मेन फिलॉसफी क्या है, मेन आइडिया क्या है, मेन आइडियोलॉजी क्या है, किस चीज को आधार करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चलता है, किस चीज को फॉलो करता है।
वी कैन डू दिस इन टू वेज, हम ये दो तरीके से कर सकते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हम सबसे पहले तो अपने जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखें कि वो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. और इसके साथ ही एक और चीज हम कर सकते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन खुद क्या कहता है खुद के बारे में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है. समझ गए. तो यहां पर इस काम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल होता है. प्रीएम्बल जो है उसको हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन का मूलभूत बातें लिखी गई हैं कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली किन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है. समझ गए. इनको हम क्या करते हैं, वन बाय वन एक तरीके से देखेंगे. मतलब आगे देखें तो प्रीएम्बल अगर आपको देखना है तो प्रीएम्बल यहां पर आप देख सकते हैं, आपके किताब में दिया गया है. ये यूनाइटेड स्टेट्स का प्रीएम्बल है. और अगर मैं इंडिया का प्रीएम्बल दिखाऊं तो ये है इंडिया का प्रीएम्बल. और यहां पर आपको एक तरीके से जितने भी आपको आइडियाज हैं उनको यहां पर लिखा गया है. इन सभी को हम क्या करने वाले हैं, आगे बारी बारी से पढ़ने वाले हैं. तो ठीक है. तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहां पर सबसे पहला क्या है, हमारा टॉपिक क्या है यहां पर, द ड्रीम एंड द प्रॉमिस. टॉपिक क्या है, द ड्रीम एंड द प्रॉमिस. तो यहां पर बात है कि किस तरीके के ड्रीम की बात हो रही है और कौन से प्रॉमिस की बात हो रही है. तो यहां पर इसको जरा सा हम देख लेते हैं. तो यहां पर कहता है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देखेंगे ना तो वहां पर कुछ नाम आपको गायब मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम. उनमें से एक नाम जो है, वो एक नाम जो गायब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, वो नाम है महात्मा गांधी का. महात्मा गांधी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं थे, संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे. लेकिन उनके कई सारे जो फॉलोअर्स थे वो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए थे. यानी कि ऐसे लोग जो कि महात्मा गांधी के विजन, महात्मा गांधी के आइडियाज़ को फॉलो करते थे और उसी आइडियाज़ के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में वो एक तरीके से मदद कर रहे थे या फिर इन्वॉल्व थे. अब जैसे आइडियाज़ आए कहाँ से, ड्रीम आया कहाँ से, महात्मा गांधी का ड्रीम कि भाई कैसा देश होना चाहिए. तो 1931 में जो मैगजीन था उनका यंग इंडिया, उसमें एक तरीके से बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या चाहते हैं, कि जब भारत का संविधान बने तो उसमें क्या होना चाहिए. तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ सकते हैं. मैं शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर कहता है कि जो महात्मा गांधी वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की ओर देख रहा हूँ या फिर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता हूँ जहाँ पर सभी लोग जो हैं, सभी लोग एक तरीके से एक साथ रहें, जहाँ पर जो सबसे गरीब आदमी है वो इस देश में फील करे कि उसके पास एक इफ़ेक्टिव वॉइस है, अच्छी आवाज़ है, मतलब उसकी आवाज़ सुनी जाती है. पूरा इंडिया जो है वहाँ पर कोई हाई क्लास लो क्लास नहीं होना चाहिए. इंडिया ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हर एक कम्युनिटी जो है, सभी कम्युनिटी एक साथ अच्छी हार्मनी में रहें. कहीं पर आपको अनटचेबिलिटी जैसा चीज़ नहीं होना चाहिए और ड्रिंक्स और ड्रग्स जैसी चीज़ें ना होनी चाहिए. महिलाओं को मर्दों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए. अगर ऐसा देश बन गया तो मुझे और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए. अब ये जो ड्रीम था, ये ड्रीम था महात्मा गांधी का. ऐसा ही ड्रीम था एक और व्यक्ति के पास जिनका नाम था बी.आर. अम्बेडकर, जिनके बारे में आपने पहले भी देखा कि उन्होंने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया था. ठीक है. तो महात्मा गांधी के जैसा ही ड्रीम था बी.आर. अम्बेडकर का, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था. लेकिन उनका जो अंडरस्टैंडिंग था या फिर उनका जो आइडिया था वो थोड़ा अलग था. वो महात्मा गांधी से अलग सोचे थे. महात्मा गांधी चाहते थे कि इनइक्वालिटी खत्म हो, लेकिन वो दूसरी तरीके से चाहते थे. वहीं जो आपके बी.आर. अम्बेडकर थे वो चाहते थे दूसरी तरीके से. महात्मा गांधी का मेन आइडिया जो था वो अहिंसा के ऊपर बेस्ड था, सत्याग्रह के ऊपर बेस्ड था, कि जितने अपर कास्ट के लोग हैं उनको हम एक तरीके से समझाएंगे, फोर्स करेंगे या फिर उनको हम करेंगे कि भाई आप बराबर का सम्मान दीजिए. ठीक है. लेकिन बी.आर. अम्बेडकर का कहना था कि हम लोग क्या करेंगे, जो आपको अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, यानी कि जो दलित हैं, दमित वर्ग है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अधिकार देंगे, पॉलिटिकल राइट देंगे, पॉलिटिकल अधिकार देंगे, जिससे क्या होगा, ये पावरफुल होंगे और जिससे क्या होगा, इक्वालिटी आ जाएगी. दोनों के आइडियाज़ अलग अलग थे. ठीक है. अब जो बी.आर. अम्बेडकर थे वो कई बार महात्मा गांधी के आइडियाज़ और उनके विज़न को जो है कई बार चैलेंज करते थे या फिर क्रिटिसाइज भी करते थे, और इन दोनों के बीच में कई बार डिबेट वगैरह भी हुए थे. तो उस
चीज़ के बारे में आप क्लास 10th में हिस्ट्री में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो उनका एक कंक्लूडिंग स्पीच था उसका एक हिस्सा दिया गया है, इसमें यही चीज़ कहा गया है कि भाई 26 जनवरी 1950 के बाद हम एक कॉन्ट्राडिक्शन वाले लाइफ में एंटर करने वाले हैं। पॉलिटिक्स में देश के सभी लोगों के पास इक्वालिटी होगी, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में हमारे पास इनइक्वालिटी होगी। यहाँ पर पॉलिटिक्स में हमारे पास वन मैन वन वोट और वन वोट वन वैल्यू होगा, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में हमारे पास जो सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वहाँ पर वन वोट वन वैल्यू जैसी स्थिति नहीं होगी। तो हम इस तरीके के कंट्राडिक्शन में कितने दिनों तक रहने पाएंगे, कैसे रहेंगे, और हम किस तरीके से इस चीज़ को ख़त्म करने पाएंगे, ये चीज़ देखने वाली बात है। ये सारी बातें बी आर अम्बेडकर का एक स्पीच का हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है जवाहरलाल नेहरू की, कि उन्होंने अपने फेमस स्पीच में क्या कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो कि उन्होंने दिया था 15 अगस्त 1947 की रात को। और वहाँ पर ये काफ़ी फेमस स्पीच है, तो ये स्पीच थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। आप इसको चाहे तो खुद से पढ़ सकते हैं, और साथ में सभी जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनके बारे में नाम वगैरह और सारी डिटेल्स वगैरह आ रहे हैं, आप उसको देखते चलिए साथ में। इसके बाद अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट क्या है? फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, हमने इस टॉपिक को जब अभी थोड़ी देर पहले शुरू किया था 2.4 को, तो हमने देखा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी के बारे में दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो हम लोग लीडर्स के बारे में समझे कि लीडर क्या चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन से, उनके क्या ड्रीम थे, क्या वो इंप्लीमेंट करना चाहते थे। दूसरा हम समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद क्या कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी को अगर आपको समझना है तो इसको आप एक तरीके से दो चीज़ों पर फोकस करें। एक जो पहले हमने बात की थी कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, जो उस समय स्ट्रगल चल रहा था, तो उस समय जो लीडर्स थे वो क्या थे? आइडियाज़ को लेकर क्लियर थे कि हमारे देश में क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, हमारे देश में इक्वालिटी होना चाहिए, अनटचेबिलिटी खत्म होना चाहिए, हमारे देश में माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन होना चाहिए, और भी सारे प्रिंसिपल जो थे वो सभी लोग एग्री कर चुके थे। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ और देश का संविधान बना, तो ये सारे जो बेसिक आइडियाज़ थे, बेसिक प्रिंसिपल्स थे, इनको प्रियम्बल में लिख दिया गया। प्रियम्बल एक तरीके से प्रस्तावना जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें लिख दिया गया, और ये जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान के सारे आर्टिकल्स को गाइड करता है, यानी सारे आर्टिकल्स इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। और अगर भविष्य में कोई संविधान का हिस्सा बनता है, कोई नया कानून बनता है या कानून में कोई बदलाव आता है, तो वो देश के जो संविधान है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को खारिज या फिर उसको चैलेंज नहीं कर सकता है, उसके खिलाफ नहीं जा सकता है। समझ गए? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रियम्बल, जिसमें कि आपका जो बेसिक फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन का वो लिखा गया है। और इसका इंस्पिरेशन आया था अमेरिकन मॉडल से। और यहाँ पर आज के समय में अगर आप देखें तो दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रियम्बल मिलेगा। अब यहाँ पर देखें तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस चीज़ की तो हमें बात करनी नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर कहता है कि हम लोग प्रियम्बल के हर एक वर्ड को, हर एक शब्द को मीनिंग के साथ अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और ये एक प्रकार का पोएम है हमारे देश के डेमोक्रेसी के बारे में। अगर आप इसको देखना चाहें तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा रीड कर देता हूँ, फिर बाकी हम लोग क्या करेंगे, वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic to secure to all its citizens justice, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोमोट अमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। अब देखिए यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो शब्द शुरू किया गया है उसमें क्या शुरू किया गया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब यहां पर यह है, मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसमें 299 लोग बैठे हुए थे, तो क्या इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है क्या? थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, नहीं। इन 299 लोगों को किसने चुना था? इंडिया की जनता ने चुना था। तो संविधान कौन बना रहा है? इंडिया की जनता बना रही है संविधान। तो यहां पर यही चीज कहा जा रहा है कि भाई देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पॉपुलर पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड
डाउन टू देम बाय अ किंग और आउटसाइड पावर। यानी कि जो भारत का संविधान है वो भारत की जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बनाया गया है। मतलब कि भारत की जनता को ही संविधान बनाकर दे रही है, ना कि कोई राजा बना रहा है या फिर ना कोई बाहर का देश बना रहा है। ये समझ गए इसका मतलब क्या हुआ। इसके बाद आता है सोवरेन। सोवरेन वर्ड का मतलब क्या, यहां पर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन और ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिटेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो हमारे देश की सरकार होगी वो हमारे देश की जनता के हिसाब से चलेगी, जनता फाइनल डिसीजन लेगी। कोई भी बाहर का देश भारतीय सरकार को यह नहीं कह सकता है कि हमारे देश के सरकार को क्या करना चाहिए या फिर हमारी सरकार व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, यह नहीं कह सकता है। हमारा देश क्या होगा? एक सोवरेन नेशन होगा। हमारी सरकार सोवरेन होगी जो कि केवल और केवल भारत की जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, उत्तरदायी होगी। कब? जब चुनाव होगा तब। और किसी भी तरीके से आउटसाइड पावर की बात को मानेगी नहीं हमारे देश की सरकार। अगला क्या है? सोशलिस्ट। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। यानी कि जो देश में लोगों का इनकम होगा उस पर सरकार क्या करेगी? एक तरीके से रेगुलेशन लगा कर रखेगी ताकि जो इनकम हो उसको गरीब लोगों के बीच में या फिर सभी लोगों के बीच में सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, जिससे कि सरकार जो है वो देश में इक्वालिटी ला सके और सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खत्म कर सके। सरकार साथ में लैंड का ओनरशिप, इंडस्ट्री का ओनरशिप क्या करेगी? रेगुलेट करेगी। समझ गए? तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आ जाता है सेकुलर। सेकुलर वर्ड मतलब क्या? यहां पर इसका क्या मतलब हुआ? सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजन बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। सेकुलर का मतलब ये कि भैया हमारे देश की जो सरकार है ना वो किसी भी एक धर्म को फॉलो नहीं करेगी, सभी धर्म सरकार के लिए बराबर होंगे। लेकिन जो देश की जनता है वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से कोई भी धर्म फॉलो करे, प्रचार करे, जैसे फॉलो करना है करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और धर्म के अंदर भी अगर कोई सेक्ट है वो अपनी मर्जी से नया धर्म शुरू कर सकता है, अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है। सरकार या कोई दूसरा व्यक्ति उस पर रोक टोक नहीं लगाएगा। आगे क्या है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या? डेमोक्रेसी से है कि भाई अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। यानी कि क्या होगा? देश में चुनाव वगैरह होंगे और चुनाव के जरिए देश की सरकार चुनी जाएगी और गवर्नमेंट जो है वो कुछ रूल्स के हिसाब से चलेगी, अपनी मर्जी से नहीं चलेगी। अब यहां पर एक जो आपका वर्ड है ये सेकुलर वर्ड जो है, ये सेकुलर वर्ड आपका 1947 में संविधान में नहीं था। जब संविधान बनाया जा रहा था तब नहीं था। ये कब ऐड किया गया है? 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था उस समय ऐड किया गया था। और साथ में सोशलिस्ट वर्ड को भी उसी समय ही ऐड किया गया था। समझ गए? तो यहां पर आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है कि जब देश का सुप्रीम व्यक्ति जो है, यानी जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति होता है, वो क्या होगा? वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, ना कि कोई राजा के खानदान से होगा। जैसे इंडिया क्या है? इंडिया एक रिपब्लिक है। क्यों भाई? क्योंकि हमारे देश का जो सुप्रीम पर्सन है यानी कि जो राष्ट्रपति है वो देश का चुना हुआ एक व्यक्ति होता है। उसी तरीके से चाइना क्या है? चाइना रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक नहीं है, रिपब्लिक है। यानी कि उसका जो सुप्रीम पोस्ट है प्रेसिडेंट, वहां पर कौन व्यक्ति बैठता है? एक चुना हुआ व्यक्ति बैठता है, कोई भी आम आदमी जाकर बैठ सकता है। लेकिन आपका जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक नहीं है। क्यों भाई? ब्रिटेन का सबसे सुप्रीम आदमी कौन है? वहां के राजा या फिर वहां की महारानी। तो ब्रिटेन का जो सुप्रीम पोस्ट है वो हेरिडिटरी है, यानी कि रानी मरेगी तो फिर उसके बाद अगला जो बेटा होगा वो राजा बन जाएगा। तो ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, डेमोक्रेटिक है। समझ गए? तो रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ। इसके बाद जस्टिस। जस्टिस मतलब क्या? सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर। मतलब कि किसी भी तरीके से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं
हैं, सोशल इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना होगा सरकार को, गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर के लिए काम करेगी, जितने भी डिसएडवांटेज ग्रुप है उनकी अच्छाई भलाई के लिए काम करेगी। इसके बाद है वर्ड लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या, सिटीजन्स के ऊपर किसी भी तरीके से अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। जहां पर ज़रूरत होगी वहां पर सरकार रोक टोक लगा सकती है, लेकिन बिना ज़रूरत के रोक टोक नहीं लगा सकती है, और लोग जो है अपनी मर्जी से कोई भी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं और किसी भी तरीके से अपने एक्शन को फॉलो कर सकते हैं, अपने काम को कर सकते हैं। इसके बाद है इक्वालिटी। सरकार जो है वो इक्वालिटी को फॉलो करेगी और हर एक व्यक्ति पर बराबर तरीके से कानून लागू होगा। सोशल इनइक्वालिटीज को सरकार खत्म करने का काम करेगी और सभी लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी लाने की सरकार कोशिश करेगी। इसके बाद आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब कि भाई हम में से सभी नागरिक जो हैं, हम सभी देश के नागरिक जो हैं, वो एक फैमिली मेंबर्स के रूप में बिहेव करेंगे, सभी को एक भाई जैसा ट्रीट करेंगे, अपने जैसा ट्रीट करेंगे और किसी को भी इंफीरियर हम ट्रीट नहीं करेंगे। सभी लोग क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द थे जो कि आपके प्रीएम्बल में लिखे गए हैं, जो कि आपके देश के कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को एक्सप्रेस करते हैं। समझ गए। इसके बाद है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन से मतलब क्या है, हमारे देश का जो व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम, जहां पर चुनाव वगैरह होने के बाद जो सरकार वगैरह बनती है, सरकार जो काम करती है, उसकी बात हो रही है। यहां पर कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलॉसफी। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ आपको फिलॉसफी झाड़ा गया है, वैल्यूज की बात की गई है, ऐसा नहीं है। जो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको ये जो वैल्यूज़ हैं वो तो लिखे गए हैं, लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको साथ में इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट भी बताए गए हैं कि देश में जो व्यवस्था होगी वो कैसे चलेगी। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको किस तरीके से सरकार चुना जाएगा, सरकार जो है वो कैसे चुना जाएगा, कैसे काम करेगा, और साथ में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक तरीके से पूरी व्यवस्था कैसे चलेगी वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। और साथ में यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को ये भी पता था कि हमारे देश जो है, देश जब टाइम आगे बढ़ेगा तो ज़रूरत हो सकती है कुछ कानूनों में बदलाव करने की। इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया कि भाई आप कानून बदल ही नहीं सकते, नहीं, संविधान में बदलाव करने का व्यवस्था किया गया कि अगर कुछ कानून बदलने की जरूरत पड़ती है समय आने पर, तो उसके लिए यहां पर क्या किया गया, व्यवस्था छोड़ा गया कि हाँ आपको जरूरत है कानून बदलना है, थोड़ा मोड़ा चेंज कर लीजिए, करने के लिए आपको कुछ प्रोसेस को फॉलो करना होगा। यहां पर यही चीज कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को काफी लीगल लैंग्वेज में बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप पढ़ेंगे तो काफी बोरिंग लगेगा और बहुत ही मुश्किल होगा इसको समझना। तो यहां पर सिंपली बात यही लिखी गई है कि भाई देखो हमारे देश में व्यवस्था कैसे चलेगा, कैसे सरकार चुनी जाएगी, किसके पास कितना पावर होगा, कौन क्या डिसीजन ले सकता है, कौन कितना डिसीजन ले सकता है, कोई सरकार क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, हर एक नागरिक का क्या अधिकार होगा, ये सारे भी चीज़ें जो हैं हमारे देश की संविधान में लिखी गई हैं। आगे के जो 3 चैप्टर हैं उसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इन्हीं कुछ खास इलाकों के कुछ खास टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना है और कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ खास प्रोविजंस के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, लेकिन अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के यहाँ पर मीनिंग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।